Okay. Good afternoon, everyone. It's almost evening, right? Afternoon is done actually. How are you all? सब कैसे हैं? सबको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर समझ में आया? कुछ मुश्किलात हैं तो आप मुझे संडे की क्लास में पूछ सकते हो. सैटरडे की क्लास विनय सर लेंगे, संडे मैं लूंगी. तो whatever the doubts you have, you can clarify those on Sunday's class. ठीक है. और आप मुझे फीडबैक देते रहो बेटा. अगर कुछ भी आपको मेरे टीचिंग में मॉडिफिकेशन चाहिए, कहीं बार मैं फास्ट जाती हूँ, कई बार मैं स्लो जाती हूँ, ये इसलिए होता है क्योंकि देखो बेटा, हमारे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगर इसी की बात करूँ ना, तो अगर मैं करेक्ट से पढ़ाऊंगी, मतलब सही तरीके से पढ़ाऊंगी, तो मुझे 10 घंटे तो चाहिए ही चाहिए. बट हमारे करिकुलम में जो प्लान बना है उसमें 10 घंटे है ही नहीं. ठीक है. तो हमको क्या करना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, और जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे लास्ट ईयर नीट के क्वेश्चंस में इतना ज्यादा पूछा नहीं गया है, उनको थोड़ा थोड़ा रफली पढ़ लो या समझा लो मैं, तो वो काफी हो जाता है. ठीक है. तो उस हिसाब से मैं कई जगह फास्ट जाती हूँ, कई जगह पे थोड़ा स्लो जाती हूँ. ठीक है. अगर आपको मेरी टीचिंग में कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे बेझिझक चैट बॉक्स में लिख सकते हो. ठीक है. कूल. सो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. आज हम लोग स्टार्ट करने हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो आज हम लोग ना पैकेजिंग तक पढ़ेंगे, और अगर पॉसिबल है तो ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे. एक्चुअली मैं आज सोची थी हम लोग जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पूरा खत्म करेंगे, बट मेरी हेल्थ आज इतनी अच्छी नहीं है. एकदम मुझे बुखार है कल रात से, तो मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो थोड़ा शायद आज मेरी एनर्जी लो होगी. बस मैनेज कर लेना. कहीं भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ठीक है. चलो, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. इट्स एक्चुअली एग्जैक्टली 5:01. क्लियर. ठीक है. तो इस चैप्टर में बेटा हमको बहुत जरूरी क्या है जानने के लिए, एक तो देखो इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. और इम्पोर्टेंट ये हो जाता है जब मैकेनिज्म है. ठीक है. एक्सप्रेशन ऑफ जीन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, हिस्टोन प्रोटीन हो गया, लेंथ ऑफ द डीएनए कैलकुलेट करना, और जेनेटिक मटेरियल सर्च में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं सारे, इस चैप्टर में लिटरली हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी चीज आप ऐसे नहीं समझ सकते हो कि कोई किसी को हम छोड़ सकते हैं या किसी को ले सकते हैं. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. Yes. So for the first thing that we are going to understand in this chapter is about DNA. Okay, so you have been studying about this DNA in the biomolecules chapter of 11th class, है ना. आपके 11th classes में आप already पढ़ चुके हो ये सारा concepts, but यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ने वाले हो. ठीक है. So what actually is DNA? DNA is, can anybody tell me the full form of DNA in the chat box? Full form of DNA? Yes. डिऑक्सी. कोई भी कुछ नहीं बता रहा है तो मैं ही बता दूं क्या? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स. वेरी गुड विजेंद्र, वेरी गुड, वेरी गुड हिमांशी. क्लियर. हाँ, न्यूक्लिक एसिड्स भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी बोल सकते हैं. एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड है टू बी प्रिसाइज, डीएनए. ओके, न्यूक्लिक एसिड्स होना चाहिए. ठीक है. नाउ सो डीएनए और नथिंग बट पॉलीमर्स, और क्या कह सकते हैं आप, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं. ठीक है बेटा. हम किनको पॉलीमर्स कहते हैं? एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा पेन में कलर ले लेती हूँ. सो व्हाट डू वी कॉल एज पॉलीमर्स? देखो बेटा, कोई भी अगर एक यूनिट है, जैसे मैं अमाइनो एसिड्स की बात करती हूँ बेटा, आपको पता है अमाइनो एसिड्स are the contents when we are joining together those amino acids we get the proteins. ठीक है. तो एक अमाइनो एसिड जो है वो कहलाता है मोनोमर. ठीक है. जब एक अमाइनो एसिड मोनोमर जैसे बहुत सारे मिल जाएं तो ऑल टुगेदर वी कॉल देम एज पॉलीमर. ओके. सिमिलरली अगर एक न्यूक्लियोटाइड है तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, बहुत सारे हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं. ठीक है. पॉली मीन्स मेनी. सो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड डीएनए आरएनए बोथ आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है. बस डिफरेंस इज ओनली दैट उनके जो पेंटोज शुगर होता है उसमें डिफरेंस होता है. अदर देन दैट एवरीथिंग इज सेम. एंड जो नाइट्रोजन बेस होता है उसमें भी हम देखने वाले हैं क्या डिफरेंट होगा. ठीक है. तो डीएनए एंड आरएनए बोथ आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. और आपको डिफरेंस ये आपने देख लिया था बेटा बायोमोलिक्यूल्स में, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. तो जब हम बोलते हैं डीएनए इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड,
polymers of nucleotide. That means what? You have to know what a nucleotide is made up of. न्यूक्लियोटाइड बना है 3 कंपोनेंट से बेटा, एक होता है नाइट्रोजन बेस, दूसरा होता है पेंटोज शुगर एंड अनदर वन इज फॉस्फेट ग्रुप. आप इस डायग्राम में देख लो बेटा, आप इस डायग्राम में देख लो, जो टी इंडिकेट करता है वो थाइमिन है. इट इज वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, तो एक हो गया नाइट्रोजन बेस, एक हो गया शुगर एंड अनदर वन इज फॉस्फेट ग्रुप. ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स वी टुगेदर कॉल इट एज न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, जब ये न्यूक्लियोटाइड में आप अगर फॉस्फेट ग्रुप को हटा दोगे तो वी कॉल इट एज न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, अगर आप फॉस्फेट ग्रुप को हटा दोगे तो देन वी कॉल इट एज अ न्यूक्लियोसाइड. क्लियर? तो ये सब चीजें आपको पता होंगी, तो ये आप याद रखो बेटा. यहाँ पे मैंने चार्ट में दिए हैं 3 कंपोनेंट. ठीक है, पेंटोज शुगर अगर आरएनए है, ओके, मतलब राइबोस में आरएनए होगा तो वो एक हो गया अलग केस. अगर डीऑक्सी राइबोस होगा डीएनए तो वो यही तो डिफरेंस बनाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, है ना. तो मैं आपको बता रही थी, हाँ भाई, हमारा जो डीएनए एंड आरएनए होता है इट इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो यहाँ पे क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको जानने चाहिए. ठीक है, तो मैंने बता रही थी आपको, एक नाइट्रोजन बेस होगा, एक शुगर होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा. ये जो नाइट्रोजन बेस है इसमें 2 टाइप्स हैं बेटा. ओके, सो वन इज प्यूरिन, अनदर वन इज पिरामिडिन. ओके, प्यूरिन हैज 2 टाइप्स, अडेनाइन एंड ग्वानिन. ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में जब मैं आपको बता रही थी डिसीजेस के बारे में, म्यूटेशन, देयर आई हैड टोल्ड यू. ठीक है, मैं एक्चुअली इसको ऐसे याद रखती हूँ बेटा, पैग. ठीक है, या फिर गैप, दोनों भी याद रख सकते हो. अगर एक याद रखोगे तो दूसरा तो याद हो ही जाएगा. ओके, PAG. ओके, पैग याद रख सकते हो या गैप याद रख सकते हो. सो वन इज प्यूरिन, अनदर वन इज पिरामिडिन. पिरामिडिन कंटेन्स साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल. ठीक है, तो प्यूरिन में एक्चुअली क्या है बेटा, इट कंटेन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर. आप यहाँ पे देख लो, 1 रिंग हो गया, सेकेंड रिंग, 1 रिंग, सेकेंड रिंग. सो नाम छोटा जितना है उतना स्ट्रक्चर बड़ा है. पिरामिडिन का नाम बड़ा है बट स्ट्रक्चर छोटा है. ठीक है, पिरामिडिन हैव सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, इसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक रिंग, एक रिंग, एक रिंग. ठीक है, तो ये से आप याद रख लो बेटा, जिसका नाम बड़ा है उसका रिंग छोटा है, जिसका नाम छोटा है उसका रिंग स्ट्रक्चर बड़ा है. ठीक है मैम. व्हाट अबाउट पीडीएफ? Sakshi, I will make sure that by tomorrow, okay, by tomorrow you will get the drive and all the PPTs are uploaded. ठीक है बेटा, एक्चुअली हम लोगों को ड्राइव बन के नहीं मिला है अभी तक, जहां पे हम लोग बनाए हमारे हायर अथॉरिटीज से, तो इसीलिए मैं मेक श्योर करती हूँ बेटा. साक्षी, आई विल लेट यू नो दिस टुमारो. ठीक है, किसी भी हालत से मैं ये बना के आपको पीपीटीज अवेलेबल करवाऊंगी. मुझे पता है जिस दिन क्लास होगा उसी दिन अगर आप पढ़ लोगे ना तो ये बहुत अच्छा होता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, वी कैन डू इट. ओके, राइट. सो प्यूरिन कंटेन डबल रिंग स्ट्रक्चर, पिरामिडिन कंटेन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. एंड वन मोर थिंग, ठीक है, आपको डीएनए में मिलता है टी, दैट इज थाइमिन. सिमिलर चीज आपको आरएनए में मिलती है, यूरासिल. ठीक है, यूरासिल इन आरएनए, थाइमिन इन डीएनए. सब आप पढ़े ही हो बेटा, यू हैव ऑल स्टडीड दिस, जस्ट यू आर ब्रशिंग अप द कॉन्सेप्ट्स हियर, है ना. यस, तो अभी देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर के लिए कुछ चीजें हमको चाहिए. ठीक है, तो राइबोस इज अ पेंटोज शुगर विच हैज 5 कार्बन शुगर. तो आप यहाँ पे देख लो बेटा, पेंटोज का मतलब क्या है आपको पता है ना बेटा. व्हेनेवर वी से डाई तो मतलब 2 होता है, ट्राई 3, ऐसे टेट्रा, पेंटा होता है, तो पेंटा मीन्स 5. ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे कार्बन है. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 5 कार्बन का एक शुगर पूरा है, तो इसको हम बोलते हैं पेंटोज शुगर. अगर इस पेंटोज शुगर में सेकेंड कार्बन के पोजीशन में, ठीक है, आप यहाँ पे देख लो बेटा, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो टोटल 5 कार्बन है. तो इसमें जब सेकेंड कार्बन की पोजीशन में वो H होगा तो वी कॉल दैट एज राइबोस. अगर H होगा तो हम उसको बुलाते हैं डीऑक्सी राइबोस. देखो बेटा, नाम में ही है, राइबोस तो होगा वो H है, डीऑक्सी मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, डीऑक्सी राइबोस. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ H है, तो वो आपको याद रखना है. तो वही चीज बता रही है यहाँ पे, राइबोस हैज OH ग्रुप एट सेकेंड कार्बन position, whereas deoxyribose has only H group at the second position of carbon. ठीक है, now coming to the next point, 2 nucleotides are linked through 3 prime 5 prime, that is phosphodiester bond to form a dinucleotide. आप यहाँ पे देख लो बेटा, आप यहाँ पे देख लो, एक न्यूक्लियोटाइड हम लोगों ने देखा, 1 न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट. तो यहाँ पे देख लो बेटा, दिस वन थिंग इज अ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है.
ठीक है। तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड अगर हम कहलाते हैं इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सो इट हैज टू ज्वाइन विथ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ मिलेगा, वी कॉल इट एज डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये होता कैसे है, ये होता कैसे है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे एक बॉन्ड है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कनेक्ट करता है थर्ड और फिफ्थ कार्बन ग्रुप्स ऑफ पेंटोज शुगर का। अब यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे जो है ये थर्ड है, ठीक है, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फिफ्थ, और यहाँ पे थर्ड है तो यहाँ पे फिफ्थ होगा। तो यहाँ पे अगेन ये थर्ड है, देखो ये पेंटोज में थर्ड है, ठीक है, ये 1 2 3, ये 4, ये 5, अगेन 1 2, ये 3 है, ठीक है। तो 3 और 5 को कनेक्ट करेंगे हम लोग फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ। सिमिलरली सेम चीज बेटा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 5 है, 3 है। तो ऐसे कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, 3 और 5 के बीच में कनेक्शन हो रही है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये अगर दो न्यूक्लियोटाइड है वी कॉल इट एज डाइन्यूक्लियोटाइड, व्हेन देयर आर मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड्स वी कॉल इट एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ठीक है। नाउ a polymer has phosphate group at one end, we call that as 5 prime end। अब आप इस पॉलीमर में देख लो बेटा, अगर यहाँ पे जो ओपनिंग है या फिर एंड है ये 5 पे रुका है तो वी कॉल इट एज 5 प्राइम एंड, ठीक है। तो जहां पे 5 प्राइम एंड है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट में होगा 3 प्राइम, ठीक है। तो 5 फॉस्फेट ग्रुप कहलाता है, 3 वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है विच इज प्रेजेंट ऑन द पेंटोज शुगर, ठीक है। तो 3 जब यहाँ पे एक्सपोज होगा तो उसको हम बोलते हैं 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो यहाँ पे जब 5 एक्सपोज होगा तो उसको हम बोलते हैं 5 प्राइम एंड, एंड इट ऑलवेज हैज टू बी ऑपोजिट बेटा। अगर एक जगह पे 5 है तो दूसरी जगह पे 3 ही होगा, ठीक है। तो ये कभी भी सिमिलर नहीं होते, एक जगह पे अगर 5 है तो दूसरी जगह दूसरी एंड में भी 5 नहीं होता, दे हैव टू बी ऑपोजिट, ठीक है। I hope this is clear to everyone. Now, I'm going to introduce you an another bond that is N-glycosidic bond. देखो बेटा, आप जब भी डीएनए के बारे में पढ़ते हो आपको 3 बॉन्ड्स का याद रखना होता है। वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, मैं अभी आगे जाके बताऊंगी। सेकेंड बॉन्ड इज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज अ बॉन्ड, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना 3 और 5 के बीच में जो कनेक्ट कर रहा है, ओके, वो होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। थर्ड बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो होता है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में। यहाँ पे देख लो, ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है, दिस इज द एरिया फॉर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो कितने बॉन्ड्स पढ़ लिए बेटे हमने, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड अनदर वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, वो मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, 3 बॉन्ड्स, ओके। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, एवरीथिंग विल बी क्लियर हियर, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है डीएनए का, ओके। तो यहाँ पे एक चीज दिखाई गई है, यू कैन सी हियर, राइबोस कंटेन्स दिस स्ट्रक्चर वेयर द सेकेंड कार्बन एटम हैज OH, ओके। whereas in the case of RNA तो यहाँ पे होगा थाइमिन की जगह पे यूरासिल, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है। Now you come to here, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये होगा अडेनाइन और ये होगा ग्वानाइन। तो कौन सा अडेनाइन और ग्वानाइन है बेटा, प्यूरिन, मैंने बताया ना, जिसका नाम छोटा है स्ट्रक्चर बड़ा होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका अडेनाइन और ये हो गया ग्वानिन। सो व्हाट आर दिस एक्चुअली, दिस इज नथिंग बट अ नाइट्रोजन बेस, है ना। तो नाइट्रोजन बेस आपको दिख गया, अब आपको दिखना है पेंटोज शुगर, सो दिस इज पेंटोज शुगर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, जितने भी ये पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर है, ये है, ठीक है, ये सारा पेंटोज शुगर है। इज दैट क्लियर। इसके अलावा चलो पेंटोज भी आपने ऐड कर लिया, ठीक है, शुगर भी आपने ऐड कर लिया, तो लास्ट में आपको ऐड करना होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप आपने ऐड कर लिया, तो ये हो गया आपका फॉस्फेट। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो फॉस्फेट एंड है जो एक्सपोजिंग है, तो इसको हम बुलाते हैं बेटा 5 प्राइम एंड, ठीक है। सिमिलरली आप उसी के ऑपोजिट देखो तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो एक जगह पे 3 OH एक्सपोज होता है तो एक जगह पे 5 फॉस्फेट एक्सपोज होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बॉन्ड्स की बात बताऊं, अगर बॉन्ड्स है तो यहाँ पे आप मुझे बताओ बेटा, आप मुझे बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, विच इज दिस बॉन्ड, विच इज दिस बॉन्ड, नाइट्रोजन बेस और एक पेंटोज शुगर के बीच का बॉन्ड है, विच इज दिस बॉन्ड, वेयर आई हैव रिटन स्टार, स्टार मैंने लगाया है, ये बॉन्ड कौन सा है बेटा, विच इज दिस बॉन्ड,
यस, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, इसी का सेम वर्जन यहाँ पे ऑपोजिट होगा। ठीक है, इसके ऑपोजिट में होगा सेम चीज। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब कभी भी ए है तो ये टी के साथ ज्वाइन करेगा विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जब भी जी है तो ये ज्वाइन करेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ विथ सी। तो ऐसे यहाँ पे सी है तो अगेन 3 बॉन्ड विथ जी, टी है तो अगेन 2 बॉन्ड्स विथ ए। तो इसके ऑपोजिट में सेम चीज अनदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। तो दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड चेन, इसके बाजू में और एक होगी, तो देन वी कॉल इट एज अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर। जब ये डबल न्यूक्लियोटाइड, डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर है, ये जो लैडर शेप में है, ये जब राइट हैंडेड हेलिक्स में घूमेगा तो देन वी कॉल इट एज डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, आप सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो बेटा, ये सारी चीजें होंगी। आई थिंक दिस इज क्लियर है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पे मिला आपको, देन एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे मिला। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट नहीं है, राइट? हाँ, तो यहाँ पे आप देख लो बेटा, नो न्यूक्लियोसाइड्स, द नेम्स आई हैव टोल्ड यू, why A and T have 2 bond and G and C have 3 bond? बेटा it's because of their attractiveness and affinity। ठीक है, A और T की बॉन्ड जो है ना, ये उतना स्ट्रांग नहीं होती, ये उतना स्ट्रांग नहीं होती, वेरा C एंड G की जो है ये बहुत स्ट्रांग होती है। और आप जो पूछ रहे हो कि क्यों ये ऐसा होता है, ये होता है बेटा चारगाफ रूल की वजह से। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ चारगाफ रूल विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द अपकमिंग स्लाइड्स। ठीक है, जहां पे प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए, ए को टी के साथ और सी को जी के साथ, ऐसे मैं आपको बताऊंगी क्या होगा। ठीक है साक्षी, जस्ट हैव पेशेंस, थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, मैं बताऊंगी आपको चारगाफ रूल। आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बिकॉज ऑफ द चारगाफ रूल इट हैज बीन अरेंज्ड लाइक दिस। ओके, क्लियर? ओके, नाउ न्यूक्लियोसाइड्स के नेम यहाँ पे मैंने दिए हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड इन आरएनए, न्यूक्लियोसाइड्स इन डीएनए। ये आपको शायद 11th क्लास में भी मिला होगा, बट मैंने स्टिल यहाँ पे ऐड की है। ये याद रख लो बेटा, कई बार पूछ दिया जाता है, बहुत बार तो पूछा नहीं है, लेकिन कई बार अगर मैं खोल के देखूं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो 1-2 बार ये आया है। ठीक है, तो आप इसको मार्क करके रख लीजिए। तो एडिनोसिन हो गया, ग्वानोसिन, साइटिडिन, यूरिडिन। अब वही चीज अगर डीएनए में देखोगे तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन। ओके, बस आपको नाम याद रखना होता है। नाउ कमिंग टू द डीएनए, डीएनए की हिस्ट्री। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया है बेटा इस फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बट इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आप पढ़े हो, कई सारे हैं जिनका नाम भी आपको शायद नहीं पता होगा, जैसे कॉसेल एंड फीबिस। ठीक है, इन दोनों का नाम बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना आपको पढ़ा नहीं है इनके बारे में, आगे जाके पढ़ोगे। बट आपने सुना होगा फ्रेडरिक निश्चय के बारे में, चारगाफ रूल के बारे में। ओके, चारगाफ। एंड अनदर वन इज आपके जो फेवरेट हैं जिन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बस कुछ नेम्स दिए हैं मैंने, आप देख लो। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार पूछा है फ्रेडरिक निश्चय के बारे में, व्हाट ही हैज डन, ही हैड नेम्ड न्यूक्लिन। ठीक है, तो न्यूक्लिन जो टर्म दिया गया है ये फ्रेडरिक निश्चय ने दिया था, ये कई बार पूछा है इनके बारे में। ठीक है, बस इतना याद रख लो तो काफी है। नाउ मैं बता रही थी ना, 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ने नेम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर या मॉडल दिए हुए हैं। तो हाँ, वेरी गुड, वैटसन एंड क्रिक, इन्हीं के बारे में बात कर रही थी। एक्चुअली सच बताऊं बेटा, ये वैटसन और क्रिक मैं इनको ज्यादा इतना पसंद नहीं करती, क्योंकि द थिंग इज, आप अगर इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये दोनों जो लोग थे ना, इन्होंने पूरा का पूरा वर्क चुराया है रोजलिंड फ्रैंकलिन का वर्क चुराया है। ठीक है, तो क्या हुआ था, मैं अगर आपको हिस्ट्री में टाइम नहीं है लेकिन इतना बता रही हूँ, ये पूरा क्रेडिट जाना चाहिए था मिस रोजलिंड फ्रैंकलिन को, बट इनका वर्क इन्होंने स्टील किया, पब्लिश किया और नाम ले लिया। बट नोबेल प्राइज तो इनको मिला, बट स्टिल यार इट्स नॉट गुड थिंग ना। ये होता है बहुत सारी जगहों पे, ऐसे पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन कोई क्या करे, है ना। तो इन 1953 जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसका मॉडल दिया था इन दोनों ने। इट वाज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, तो इनका डेटा लेके इन्होंने, मैंने बोला है ना, आप किसी को बताना मत कि मैंने ऐसे बताया कि चुरा के बनाया है। आपको कई जगह पे मिलेगा, लेकिन कई जगह पे नहीं भी मिलेगा, बट ये चीज है। ठीक है, तो वैटसन एंड क्रिक ने
पब्लिश किया, नोबेल प्राइज लिया। अब आज अगर आप देखोगे डबल हेलिक्स मॉडल तो इन दोनों का ही नाम आता है, रोजलिंड फ्रैंकलिन और विल्किंस का कहीं पे दिखेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो ये दोनों ही एकदम क्या कर रहे हैं, रॉक कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। Coming to the double helix structure of DNA, तो as I have told you, DNA is made up of two nucleotide chain। यहाँ पे दो chains हैं बेटा, एक नहीं है दो है। अगर एक है तो एक सिंगल होगा, तो अनदर होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, तो इट विल लुक लाइक अ लैडर। ठीक है, जिसे सीडी कहते हैं ना, लैडर वो। तो यहाँ पे DNA is made up of two nucleotide chain and they are coiled in right handed fashion। ठीक है, ऐसे वो घूमा होता है, ऐसे स्पाइरली घूमा होता है राइट हैंडेड फैशन में। ठीक है, आपको एक भी धागा ले लो बेटा, आप उसका ऐसे राइट हैंडेड से घुमाओगे तो इट्स सिमिलर, आपका डीएनए भी ऐसे ही घुमा होता है। ओके ना, तो यहाँ पे आप देख लो, कुछ आपको न्यूमेरिकल्स याद रखने हैं। पिच ऑफ द हीलिक्स, तो पिच किसको कहते हैं बेटा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैम पिच क्या है, हम क्रिकेट की तो बात नहीं कर रहे हैं। हाँ बेटा, हम डीएनए की ही बात कर रहे हैं। तो दिस वन टर्न इज कॉल्ड एज पिच। ठीक है, ये एक टर्न को हम पिच कहते हैं। आप इसको टर्न भी कह सकते हो। ओके, आप इसको टर्न भी कह सकते हो, आप इसको पिच ऑफ द हीलिक्स भी कह सकते हो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो हियर आप देख लो पिच ऑफ द हीलिक्स। ओके, हीलिक्स का मतलब क्या है, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम बुला देते हैं डबल डीएनए हीलिक्स और डबल हीलिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो 3.4 nm। ठीक है, तो ये हो गया ईच टर्न का डिस्टेंस। नाउ नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ईच टर्न, वही ईच टर्न में कितने आपको बेस पेयर्स मिलेंगे, 10 मिलेंगे। आप अगर यहाँ पे काउंट करो तो होंगे, बट 10 आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको टोटली एक इतने टर्न में 10 मिल जाएंगे बेस पेयर्स। नाउ डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर, एडजेसेंट का मतलब क्या है, बगल वाला, नेबर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेस पेयर है, यहाँ पे एक बेस पेयर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है वो मैंने यहाँ पे दिया है 0.34 nm। ठीक है, 0.34 nm मिलेगा। देन बैकबोन ऑफ द डीएनए इज फॉर्म्ड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। देखो बेटा होना ही चाहिए, क्यों क्यों, देखो नाइट्रोजन बेस तो अंदर की तरफ होता है ना, अंदर की तरफ होके वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच करता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को। अगर हम बैकबोन की बात करें तो ऐसे होता है, देखो यहाँ पे फॉस्फेट हो गया, शुगर हो गया, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, यहाँ पे शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, यहाँ पे होंगे 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड, ऐसे जहां पे भी जो कोई भी नाइट्रोजन बेस होगा उसके हिसाब से। बट ये जो बैकबोन है इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। ठीक है, एंड द नाइट्रोजन बेसेस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड। ठीक है, यहाँ पे अंदर होंगे, AT होगा तो डबल बॉन्ड और CG होगा तो 3 बॉन्ड। ठीक है, वो आपको याद रखना है। नाउ these two chains have anti-parallel polarity. One chain has 3' to 5' and another one has 5' to 3'. देखो बेटा ये चीज ना आपको दिमाग में बिठा लेनी है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके बहुत ज्यादा आपको मुश्किल होने वाली है। तो आपको याद क्या रखना है बेटा, समझ लो यहाँ पे एक स्ट्रैंड है, ओके वो 5' से 3' है। मैंने बोला कभी भी एक स्ट्रैंड में 5' नहीं होंगे, 3' नहीं होगा, एक 5 होगा तो एक 3 होगा। अब जब इसका ऑपोजिट होगा, जो इसका ऑपोजिट होगा ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा 5' to 3', तो ये क्या कहलाता है बेटा, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये और ये एकदम डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है ना, तो ये और ये पैरेलल तो है लेकिन एंटी पैरेलल है। क्यों, अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता तो हम इसको बोल देते थे हाँ भाई पैरेलल है, बट ये पैरेलल तो है लेकिन पोलैरिटी क्या है, एंटी पैरेलल है। जहां पे 5' है उसके ऑपोजिट में 3' है, जहां पे 3' है उसके ऑपोजिट में 5' है। तो इसीलिए कहा जाता है डीएनए को इट शोज एंटी पैरेलल पोलैरिटी बिकॉज ऑफ दिस, इसके वजह से। ठीक है, नाउ द बेसेस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग बेस पेयर्स। ठीक है, तो बेस पेयर क्या है, देखो बेटा बेस पेयर आप अपना कंफ्यूजन मत होना, नाइट्रोजन बेस कौन से हैं वो कहलाएंगे ATGC, ये नाइट्रोजन आपके बेसेस हैं। बेस पेयर क्या है, बेस पेयर वो कहलाता है जब A को T के साथ आपने पेयर कर दिया, G को C के साथ जब पेयर कर दिया, ये होते हैं बेस पेयर। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देख लो, adenine pair with thymine through 2 hydrogen bond, just now I told you cytosine pairs with guanine with 3 hydrogen bonds, whereas C and G is stronger, difficult to break as compared to AT। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देख लो बेटा, एक होता है मेजर ग्रुप जहां पे जगह ज्यादा होती है ना,
यहाँ पे जगह ज्यादा होती है, तो ये होता है, ये एक टर्न समझ लो, एक टर्न है समझ लो। तो इस एक टर्न में एक मेजर ग्रूव मिलेगा आपको जहाँ पे स्पेस ज्यादा होती है, और एक छोटा ग्रूव मिलेगा जो कहलाएगा माइनर ग्रूव। ठीक है, एक माइनर ग्रूव होता है, एक मेजर ग्रूव होता है, एंड शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है, एंड इनसाइड आपको नाइट्रोजन बेस होंगे जो बेस पेयर दिखा रहे होंगे। ए टी के साथ फ्यूज किया होगा जीसी के साथ। देखा यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ एंटी पैरेलल पोलैरिटी, जहां पे 3 है उसके क्या कहते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन में आपको मिलेगा 5, वेराज आप ऑपोजिट में देखोगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, सो दिस इज एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा। एंड बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोजन बॉन्ड का अट्रैक्टिव फोर्स जो उनको बांध के रखा है, बिकॉज ऑफ दिस दे हैव द स्टेबिलिटी। ठीक है, देखो बेटा, स्टेबिलिटी एक जेनेटिक मटेरियल में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस जेनेटिक मटेरियल हैज दैट प्रीशियस इंफॉर्मेशन जिनके थ्रू प्रोटीन बनता है, एंड जो भी फिनोटाइप्स होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, तो डीएनए में अगर स्टेबिलिटी नहीं है, अगर म्यूटेशन हो गया, अगर कुछ भी चेंजेस हो गए, तो आपको पता है कितने डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इनको बांध के रखना जरूरी है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये बस आपको याद होना चाहिए। हाँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैंने दिया है बेटा। आप ना 3 फॉर्म्स ऑफ डीएनए याद रखिए। आपके जो सिलेबस में है या फिर आपका जो स्ट्रक्चर है वो है बी फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो, आपके जो एनसीईआरटी में दिया है वो है बी फॉर्म। ओके, उसके अलावा 3 और हैं, मतलब 3 टोटल हैं, उसके अलावा 2 हैं, एक होता है ए डीएनए और एक होता है जेड डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे हीलिक्स टाइप कैसा है, मैंने आपको बताया ना, जो नॉर्मल आपके जो एनसीईआरटी में दिया है वो बी डीएनए है, और इसका जो हीलिक्स है वो राइट हैंडेड है, मतलब राइट हैंडेड टर्न आपको दिखेगा। अगर यही चीज आप ना यहाँ पे देख लो जेड डीएनए में, तो वो लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिच कितना होगा 3.4, यहाँ पे इतना डिस्टेंस है। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है एक बेस पेयर के बीच में, तो ये यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, और डायमीटर कितना डायमीटर होगा, ये सारा ही डिफरेंस होता है, कुछ कुछ तो आप देख लो बेटा। ठीक है, बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एंड इंपॉर्टेंट इज बीडीएनए। ओके, कई बार पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन में शायद 1-2 बार पूछा गया है इतने सालों में फॉर्म्स ऑफ डीएनए, बट याद रखो ए जेड होता है। ठीक है, इतना याद रखो तो भी काफी है ना। कमिंग टू एडविन चारगाफ्स रूल, तो इन चारगाफ भैया ने क्या बताया, इन डीएनए द प्रोपोर्शन ऑफ ए इज इक्वल टू टी एंड प्रोपोर्शन ऑफ जी इज इक्वल टू सी। ठीक है साक्षी, अब आपके क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। ठीक है, तो इन भाई साहब ने क्या बताया बेटा, हमारा जो डीएनए होता है इसमें जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, इनमें क्या होगा, जो एडेनाइन है वो हमेशा इक्वल होता है टी से, और जो ग्वानिन है वो हमेशा इक्वल होता है सी से। जब ये इक्वल इक्वल होते हैं, जब ये इक्वल इक्वल होते हैं, तो इनका अरेंजमेंट भी वैसा ही होगा। ठीक है, क्योंकि बेस पेयर बनना है ना, दे हैव टू मेक अ कपल, दे हैव टू मेक अ पेयर, तो इसीलिए ये जब इक्वल है तो ए टी के साथ बाइंड होता है और जी सी के साथ बाइंड होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख लो, ये फॉर्मूला दिया गया है, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। इस फॉर्मूला को यूज करके बेटा हम लोग जो सैटरडे संडे की क्लास होती है वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ओके, चारगाफ्स रूल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं विच वी आर गोइंग टू सॉल्व इन द सैटरडे संडे क्लासेस। ठीक है, अभी हम लोग बस थियरी पढ़ रहे हैं। नाउ कमिंग टू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेज, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है, यूजुअली तो नहीं पूछा जाता, बट किसको पता है ना। तो आपको ये याद रखना है बेटा, बस ये न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी में दिया है, यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। ठीक है, आपको पता है ना हमारे पास पूरा का जो डीएनए है वो डिप्लॉयड कंटेंट है, अगर उसका आधा करो तो आपको हैप्लॉइड कंटेंट मिलेगा। जब भी हम हैप्लॉइड कंटेंट कहते हैं ना, तो इसका अनदर वर्ड होता है जीनोम। यू माइट बी वंडरिंग मैम जीन क्या है, जीनोम क्या है। देखो बेटा, जीन होता है एक सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, ये हो गया ये आपका डीएनए, इसमें एक पार्ट ऑफ द सेगमेंट, इसको हम बोल देते हैं जीन। जीनोम क्या होता है बेटा, जीनोम एक हैप्लॉइड कंटेंट होता है। ओके, ह्यूमन डीएनए का हैप्लॉइड कंटेंट को हम बुलाते हैं जीनोम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आप ये याद रख लो। ठीक है, हाँ मैं और एक चीज आपको बताती हूँ बेटा, बायोलॉजी में मैं सच बताऊं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का ये मुझे लगता है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट, बायोलॉजी इजी होता है। कैसे इजी होता है देखो,
एक तो होता है यहाँ पे मैकेनिज्म्स, अगर आपने मैकेनिज्म समझ लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैकेनिज्म याद रखो, सारा का सारा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो जाएगा। एक होता है मैकेनिज्म, दूसरा होता है डायग्राम्स। अब डायग्राम्स के बेसिस पे इमेजिन करके याद रखते हो चीजें, और आप चीजों को क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तीसरी चीज है मेमोरी बेटा, टर्मिनोलॉजी एंड मेमोरी। प्रॉब्लम बायोलॉजी में यही चीज में आती है, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट बहुत ज्यादा है, आपको कंटेंट ज्यादा याद रखना है। तो क्या होता है, आप अगर 2 चैप्टर्स पढ़ लो तो पिछले 4 आपको भूले चले जाते हैं, वो भूल जाते हो आप। तो आपका काम क्या होना चाहिए, आप समझ लो 4 दिन लिए एक चैप्टर पढ़ने को, तो 5वें दिन आपका क्या काम होना चाहिए, सोने से पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आप अपने जो टेक्स्ट बुक होता है ना, जैसे आपकी जो एनसीईआरटी होती है, अब एनसीईआरटी में यहाँ पे स्टिक नोट्स लगा लो बेटा, स्टिकी नोट्स। जैसे यहाँ पे कोई पैराग्राफ पढ़ लिया मैंने, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसका जिस्ट आप निकाल के यहाँ पे स्टिकी नोट्स में लगा के लिख लो। यहाँ पे ऐसे एक पेज में आप 3 स्टिकी नोट्स बना सकते हो, जिसका पूरा समरी आपको वो नोट्स में मिल जाएगा, स्टिकी नोट्स में। तो हर बार जब आप पढ़ते हो तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ वो स्टिकी नोट्स पे आप देख लो, तो वो आपको रिविजन करवा देंगी। ठीक है, तो वंस इन अ मंथ आपको क्या करना है, सारा एक बार रिवाइज करना होता है बायोलॉजी। एंड अदर टाइम्स आप जब भी सोने जाते हो, सोने से पहले आप ऐसे रिविजन करते करते हुए जाओ। ठीक है, एक वीक के लिए एक चैप्टर ले लिया, दूसरे वीक के लिए दूसरा चैप्टर ले लिया। मैं सच बता रही हूँ बेटा, अगर आपने रिविजन के ऊपर ज्यादा फोकस किया ना, तो बायोलॉजी में यू विल एस इट बेटा, यू विल डेफिनेटली एस इट। ठीक है, क्योंकि इसमें समझना मुश्किल नहीं होता, याद रखना ही मुश्किल होता है। तो प्लीज फॉलो दिस, यू विल अप्रिशिएट मी। ओके, आगे जाके आप मुझे बताओगे हाँ मैडम आपका मेथड सच में सही था। जब भी आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो तब आपको चीजें एकदम से आपके आंखों में दिखेंगी, हाँ मैंने ये यहाँ पे पढ़ा था, इस पेज के इतने लाइन में इतना ही वर्ड पे हो था। मुझे अभी भी मैं ऐसे ही याद रखती हूँ। ठीक है, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है और ये मेरा ही मेथड है, ऐसे ही करके मैं अब तक याद रखी हूँ चीजें। ठीक है, जस्ट वन टिप आई वांटेड टू गिव यू। नाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग का मतलब क्या है बेटा, देखो हमारा जो डीएनए होता है, हर सेल में देखो देयर इज अ सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोलस और यहाँ पे क्रोमैटिन होता है। ठीक है, सो दिस क्रोमैटिन इज वेरी लार्ज, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से 2.2 मीटर। ठीक है, 2.2 मीटर का मतलब क्या है, इतना ऐसा कि इतना लंबा तो होगा, समझ लो। तो इतना लंबा जो डीएनए है, इतना माइन्यूट सेल के अंदर कैसे आएगा भाई, है ना। तो आप सोच के देखो, है ना। तो जैसे इसको पैक किया है डीएनए को, वो आपको पढ़ना है कि किस तरीके से आइडियली आइडिया लगा के हमारा जो भगवान ने बनाया है डीएनए को पैक करके, वो देखते हैं बेटा। पहले देखते हैं प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, मतलब सेल के थ्रू आउट में स्कैटर्ड नहीं होता, बस एक जगह पे होता है, एक लंप सा बना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड, और इसका अनदर नेम है इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस, आप ये सारे बोल सकते हो। आपने पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th के क्लासेस में, है ना, आपने बैक्टीरिया को एकदम से छान के पढ़ लिया है वहां पे, तो ये आप याद रखो। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, आपको ये याद रखना होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस नेगेटिवली चार्ज को पैक करने के लिए कुछ पॉजिटिव चार्ज के प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कि एक जगह पे लंप होके बना रहे। ठीक है, अगर ये प्रोकैरियोट्स का केस है तो न्यूक्लियोइड होगा या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। अगर यूकैरियोट्स के केस में होगा तो वहां पे आएंगे हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, वहां पे आएंगे हिस्टोन प्रोटीन्स। तो आप यहाँ पे देख लो बेटा, इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स। ठीक है, सो वी कॉल देम एज हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, डीएनए होता है नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे आप देख लो, हिस्टोन्स आर रिच इन पॉजिटिवली चार्ज, मैंने बताया ना, हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज व्हेयरएज डीएनए इज नेगेटिवली। जब नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं तो आपको पता है वो एक अट्रैक्शन दिखाते हैं एंड इट हेल्प्स इन द पैकेजिंग। उतना बड़ा डीएनए को आप छोटी स्पेस में, छोटी जगह में कन्फाइन करके पैक कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लाइसिन एंड अर्जिनिन। ठीक है, लाइसिन एंड अर्जिनिन, ये आपको याद रखना है। हिस्टोन्स आर रिच इन पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज, दैट इज लाइसिन एंड अर्जिनिन। ठीक है, नाउ तो जो हम हिस्टोन्स की बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या। ठीक है, ये हिस्टोन का एक्चुअली हम लोग ऑक्टोमर कहते हैं। ऑक्टोमर मतलब इट इज मेड अप ऑफ 8 हिस्टोन्स। ठीक है, यहाँ पे 8 हैं। तो वो क्या होता है देख लो बेटा आप,
यूजुअली आप अगर इसको ऐसे देखोगे तो दिस इज अ हिस्टोन ऑक्टोमर। इसमें होता है कुछ टाइप के हिस्टोन्स। यहाँ पे आप देख लो, वन टाइप इज H2A, अनदर टाइप इज H2B, अनदर टाइप इज H3, अदर वन इज H4। इसके अलावा और एक होता है H1। ठीक है, H1 होता है। H1 एक्चुअली ऑक्टोमर में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन बगल में होता है। ठीक है, तो H2 ये कितने नंबर में है? दो, ये दो, ये दो, टोटल मिला के सारे 8 हो गए। तो ये 8 हिस्टोन्स मिला के एक बनता है हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक है, तो चलो, तो इस हिस्टोन ऑक्टोमर यहाँ पे डीएनए के साथ रैप कर रहा है और इसको जैसे एक लॉक डाल दिया है, एक बाइंडिंग के लिए हेल्प कर रहा है H1 हिस्टोन। ओके, टोटल यहाँ पे मैंने बताया 5 टाइप के हिस्टोन है। H1 जो है वो लिंक करने के लिए या फिर उसको बाइंडेड रखने के लिए हेल्प कर रहा है, बाकी के सारे वो एक ऑक्टोमर में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये हो गया आपका हिस्टोन ऑक्टोमर, ये H1 है और ये डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए एक हिस्टोन ऑक्टोमर, ये H1 को मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। बेटा डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोटाइड, ये अलग चीजें हैं। न्यूक्लियोटाइड इज डिफरेंट, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट ग्रुप। और यहाँ पे न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम एक पूरा कंपाइल्ड स्ट्रक्चर है विद हिस्टोन प्रोटीन, ऑक्टोमर एंड H1 डीएनए, ये सारा मिलके बनता है। ओके, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ओके, तो इस न्यूक्लियोसोम को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल आपने सुना होगा ये टर्म। ओके, नथिंग बट न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो इसका क्या होता है बेटा नेम? जहां पे डीएनए और हिस्टोन ऑक्टोमर्स को जब आप मिलाते हो तो वो बना देता है एक मॉडल। ठीक है, उस मॉडल का नाम आप और एक नाम देख सकते हो, यू नो, बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल कैसे दिखता है? ये दिखता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे अब मोती का माला, बेटा कोई भी अगर मोती का माला पहनता होगा तो उसको पता होगा कि एक धागा होता है जिसपे मोतियां पिरोए जाते हैं। ठीक है दिस इज वन पर्ल, दिस इज अनदर पर्ल, ये थर्ड पर्ल। तो ये पर्ल क्या है? ये हिस्टोन ऑक्टोमर्स हैं, whereas दिस धागा इज डीएनए। ठीक है, ये धागा जो है ये डीएनए कहलाता है। तो इस डीएनए जो एक हिस्टोन और दूसरे हिस्टोन के बीच में होता है, इसको हम कहते हैं बेटा लिंकर डीएनए। ये कई बार दिया होता है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है ये वर्ड लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए का मतलब क्या है बेटा? जो एक हिस्टोन और दूसरे हिस्टोन के बीच में का जो डीएनए आता है उसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीड्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का धागा हो गया, बीड्स आपके मोती हो गए। ठीक है, नाउ न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म, हाँ ये छोड़ दो, ये जो लिखा है ये छोड़ दो बेटा, यहाँ पे आ जाओ आप। ठीक है, ये आपका है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हीलिक्स। ठीक है, आपके डीएनए हीलिक्स है। ओके, ये आपने ज्यादा आपको पैक करना है ना, तो आप क्या करोगे? कंडेंस करते जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट करते जाओगे। जैसे जैसे आप कंडेंस करोगे तो आपको कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पे देख लो, डीएनए है विच इज नेगेटिवली चार्ज, आपने पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन्स को मिला दिया और यहाँ पे आपने बना लिया न्यूक्लियोसोम मॉडल आपने बना लिया न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, तो ये और ज्यादा कंडेंस हो रहा है, और ज्यादा कॉइल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉइल होके ये बना दिया, जैसे सुपर कॉइलिंग आपको दिखा रही है। कॉइल होते 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 ज्यादा हो रही है, दैट इज सुपर कॉइलिंग। ये सुपर कॉइलिंग होने के बाद एकदम कंडेंस्ड फॉर्म आ जाएगा पूरा, वो होता है आपका क्रोमोसोम। ठीक है, वो होता है क्रोमोसोम। तो ये ऐसे डीएनए से लेके क्रोमोसोम तक इसी तरीके का कंडेंसिंग होता है या फिर पैकेजिंग होती है। ठीक है, तो यह बस आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पे सेम चीज मैंने दी है बेटा, देख लो, ये देख लो, यहाँ पे बहुत क्लियर अंडरस्टैंड होगा आपको। यहाँ पे शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है, देन अगेन बीड्स ऑन स्ट्रिंग विच फॉर्म अ क्रोमैटिन। ठीक है, जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग होता है ना बेटा, उसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिन या फिर एक नेटवर्क फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, तो इस क्रोमैटिन फाइबर को पैक किया है हम लोग न्यूक्लियोसोम्स के साथ, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, तो ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो रहा है, सुपर कॉइल हो रहा है। ओके, और इन दोनों को हम बुला देते हैं बेटा सोलेनॉइड, इन दोनों को हम सोलेनॉइड भी बुलाते हैं। ठीक है, कई बार आप अगर मोटे मोटे टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, मोटे मोटे बुक्स पढ़ते हो, तो वहां पे आपको वर्ड मिलेगा सोलेनॉइड। ठीक है, चलो, तो सोलेनॉइड से लास्ट में आपको जाके क्या मिलेगा? मिलेगा आपको एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, चलो, तो वही चीज यहाँ पे हमने दिखाई है, क्रोमैटिन पैक हुआ, फाइबर बना, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड की है, हाइयर लेवल ऑफ पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन रिक्वायर्स नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स।
ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है बेटा इस पॉइंट का, यहाँ पे देख लो, इस डीएनए को इस हिस्टोन के साथ मिला दिया तो न्यूक्लियोसोम मॉडल बना था। ठीक है, अभी न्यूक्लियोसोम मॉडल तो बन गया, इसके अलावा और ज्यादा कंडेंसेशन चाहिए। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग कर, जो क्रोमैटिन नेटवर्क है इसका हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग करने के लिए हमको नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी चाहिए होंगे। ठीक है, वो अलग है, और ये आप पढ़ोगे बेटा हायर स्टडीज में, कि आप अगर हायर स्टडीज में जाओगे तो वहां पे आप पढ़ोगे, अभी आपके नीट के सिलेबस में नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि जिसको हम कहते हैं एनएचसी प्रोटीन्स। ओके, वन इज हिस्टोन प्रोटीन, अनदर वन इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, नाउ यू हैव टू रीड अबाउट टू फॉर्म्स ऑफ क्रोमैटिन। ओके, आप अगर एक क्रोमोसोम देखते हो तो वहां पे आपको दो फॉर्म्स दिख जाती हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, वन वुड बी कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन, अनदर वुड बी कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन। ओके, तो यूक्रोमैटिन कैसा होता है बेटा, ये यूजुअली लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, लूजली पैक्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है। अगर सच बताऊं ना बेटा, तो हमारा जो क्रोमोसोम होता है, ओके, यहाँ पे क्रोमोसोम मैंने ड्रॉ किया है ना, तो इसमें समझ लो कुछ पार्ट में ये होता है आपका यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन एक्चुअली इज द ओनली वन जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जो प्रोटीन बनाने के लिए या फिर कोई भी एक एक्सप्रेस होने के लिए कैरेक्टर को रीजन जो है वो यूक्रोमैटिन ही है। ओके, क्यों है, बिकॉज ये लूजली अरेंज्ड है बेटा, एंड जो भी प्रोसेस होता है सेंट्रल डॉग्मा का, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, वो इजीली हो जाते हैं। बट इन द केस ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, ये एकदम इतना डेंसली पैक्ड होता है ना कि यहाँ पे कोई एंजाइम्स एक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, तो एक्सप्रेशन तो आएगा नहीं। तो आपके जो क्रोमोसोम है इसमें, ठीक है, यूक्रोमैटिन का जो पार्ट है वही आपको ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ये लूजली पैक्ड होता है, एंड जब आप इसको स्टेन करोगे तो ये लाइट स्टेन का होगा, वेराज हेटेरोक्रोमैटिन अब जब आप स्टेन करके देखोगे तो एकदम डार्क रहेगा। ठीक है, एकदम से डार्क स्टेन ले लेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये आपका यूक्रोमैटिन है और ये आपका हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है सबको, बस इतना याद रख लो तो काफी है। ठीक है, कमिंग टू ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ओके, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं बेटा, ये हो गया आपका पार्ट द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये सब कुछ आपने पढ़ने के बाद आपको थोड़ा बहुत ये भी पढ़ना है। हाँ, और यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस पार्ट था इसमें मैंने लेंथ ऑफ द डीएनए को कैलकुलेट कैसे करते हैं और चारगाफ रूल का क्या है वो बेटा न्यूमेरिकल्स मैंने बचाए हैं, वो हम करेंगे वीकेंड के क्लासेस में। ठीक है, वीकेंड की क्लासेस में जब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे तो तब हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी बस मैं थोड़ा थियोरेटिकल चीजों पे ध्यान दे रही हूँ। ओके, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। ओके, सो ही बिगैन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसको इटैलिसाइज होना चाहिए था बेटा, बट नहीं हुआ है पीपीटी में, इटैलिसाइज होना चाहिए इसको। नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम, विच टाइम माइट बी ही इज टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर। ओके, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वहां पे क्या होगा, या फिर उससे पहले भी बेटा बहुत सारे डेथ्स हुए थे, बहुत सारे डेथ्स हुए थे पुराने जमाने में, वो हुए थे बिकॉज ऑफ निमोनिया। ठीक है, जो निमोनिया डिसीज था वो इतना इंक्रीज हो गया था, बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीज इन नंबर, तो बहुत सारे डेथ्स हुए थे। ठीक है, ग्रिफिथ वाज स्टडीइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ वैक्सीन। जैसे एक निमोनिया होके इतने लोग मर रहे हैं तो ग्रिफिथ ने थोड़ा दिमाग लगाया कि हाँ भाई, मैं इसका कोई वैक्सीन बना सकता हूँ क्या। ठीक है, तो इसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और इसको पता चला कि हाँ भाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये निमोनिया हो रहा है। दिस इज द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया। तो इन्होंने वर्क क्या किया बेटा, तो ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इनको इन्होंने कल्चर प्लेट पे ग्रो किया। कल्चर प्लेट क्या होता है बेटा, एक आर्टिफिशियल मीडियम होता है। आप एक देख सकते हो ना, एक प्लेट होता है, ठीक है, ग्लास प्लेट में, वहां पे क्या होगा, एक मीडियम बना है जिसको हम बोलते हैं अगार मीडियम। ओके, न्यूट्रिएंट अगार मीडियम, या फिर अगर लिक्विड है तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीडियम। ठीक है, एसडीए मीडियम। मैं एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हूँ मेरे डिग्री में, तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था इन चीजों में। तो कल्चर मीडिया बनता है, उसमें सारा कुछ इन्होंने ग्रो करके देखा, स्टडी करके देखा। ठीक है, तो व्हाट ही टुक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया व्हिच वाज कॉजिंग pneumonia disease, and what he observed there, he saw some bacteria produces smooth shiny colonies while other produces rough colonies. कुछ बैक्टीरिया स्मूथ कॉलोनीज बना रहे हैं जो कि शाइनी थे, जो और एक बना रहे थे कुछ और कॉलोनीज थे जो रफ थे। ठीक है, जो रफ थे। तो यहाँ पे आप देख लो,
जो कॉलोनीज, दिस इज बिकॉज ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव म्यूकस। तो मैंने बताया ना, जो ये स्मूथ शाइनी जो कोटिंग है, दिस इज बिकॉज ऑफ अ कोट, पॉलीसैकेराइड कोट। ये एक म्यूकस कोट है जिसकी वजह से जो शाइनी अपीयरेंस दिख रही है कुछ बैक्टीरियाज की। ठीक है, तो ये चीज आपके आर स्ट्रेन में मिसिंग है। ठीक है, आपके आर में मिसिंग है, तो वो आपको नहीं दिखेगी। तो आप यहाँ पे देख लो, आर जो है यहाँ पे वो कोटिंग नहीं है, एब्सेंट है, बट वेराज यहाँ पे एस स्ट्रेन में आपको कोटिंग दिख रही है। ठीक है, तो जो एस स्ट्रेन है ये विरुलेंट है बेटा। ठीक है, ये विरुलेंट, विरुलेंट मतलब क्या, डिसीज कॉजिंग या फिर हार्मफुल। ओके, विरुलेंट का मतलब होता है हार्मफुल या फिर डिसीज कॉजिंग। वेराज जो आर बैक्टीरिया है ये नॉन विरुलेंट है। ठीक है, ये नॉन हार्मफुल है। ठीक है, ये नॉन हार्मफुल है, और वेराज जो एस स्ट्रेन है ये हार्मफुल है। ठीक है, ये हार्मफुल है। ये से आपको ना न्यूमोकॉकस के दो स्ट्रेन्स देखने मिल जाते हैं। देखो बेटा, स्ट्रेन का मतलब कुछ नहीं है, ये वैरायटी होती है, ये एक वैरायटी होती है। एक वैरायटी है जो डेंजर है और एक वैरायटी है जो डेंजरस नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया जो एस स्ट्रेन है वे विरुलेंट है, डेंजरस है, आर जो है वो डेंजरस नहीं है, इतना हमको पता चला। तो अभी ग्रिफिथ ने क्या किया बेटा, इन्होंने क्या किया, लाइव एस स्ट्रेन को एक चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। ठीक है, एस स्ट्रेन को चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। आपको पता है ये हार्मफुल है, तो ऑब्वियसली अगर चूहे के अंदर डाला तो चूहा मरेगा ही मरेगा, है ना। सो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम द डेड माइस। ठीक है, इस डेड हुए माइस से यहाँ पे हमने बैक्टीरिया इंस्टॉल किया। देखो कितनी बुरी तरीके से चूहा मरा है भाई, क्या बताएं अभी। ठीक है, तो स्टेप 2 में इन्होंने क्या किया, कुछ लाइव आर स्ट्रेन लिए जो कि नॉन हार्मफुल थे। ठीक है, जो नॉन हार्मफुल थे इनको लिया, इंजेक्ट किया, तो देखा कोई बैक्टीरिया नहीं मिला माइस में। ठीक है, तो कोई लिविंग बैक्टीरिया नहीं था और कोई चूहा नहीं मरा। ठीक है, एस स्ट्रेन से मरा, आर स्ट्रेन से नहीं मरा। ठीक है, कमिंग टू द स्टेप 3, यहाँ पे हमने जो हार्मफुल स्ट्रेन था, हार्मफुल जो एस स्ट्रेन था, उसको हमने किया हीट। हीट करके जब चूहे में डाला तो तब क्या हुआ, चूहा एकदम जबरदस्त जिंदा था, खेल रहा था, कूद रहा था। ठीक है, तो कैसे ये हुआ बेटा, कैसे ये जिंदा रहा, क्या होता है, जो पॉलीसैकेराइड कोट होती है ना, जो एस स्ट्रेन के ऊपर ऐसी जो कोटिंग थी वो रप्चर हो गई थी। ठीक है, वो रप्चर हो गई थी, तो इसी की वजह से क्या हुआ था, ये विरुलेंस दिखा रहा था बिकॉज ऑफ दैट कोटिंग। ठीक है, वो कोटिंग ही नहीं रही तो क्या होगा, आपका माइस जो है वो जिंदा है। ठीक है, या फिर सेल मर गया, दो भी पॉसिबिलिटी है, तो आपका चूहा जिंदा है। अभी ये जो फोर्थ स्टेप है, ये स्टेप है रेवोल्यूशनरी स्टेप, इसी के वजह से, ठीक है, जो दिखा ग्रिफिथ को, ये फोर्थ स्टेप में ही है, इट इज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया। ठीक है, उसके साथ लाइव आर स्ट्रेन लिया और दोनों को मिला के लाइव माइस में डाला। ठीक है, बट जब लाइव माइस में डाला तो तब तो चूहों को जिंदा होना चाहिए था ना, क्यों, क्योंकि दोनों ही सेफ हैं। हीट किल्ड स्ट्रेन सेफ है, लाइव आर स्ट्रेन लो तो भी सेफ है, बट इन दोनों को जब हम मिला के एक माइस में इंजेक्ट कर रहे हैं तो माइस मर गया। अभी मतलब ग्रिफिथ सर खुजाता रहा और सोचता रहा भाई हुआ कैसे ये चीज। तो इसने इतना सोच समझ के एक चीज पे डिसाइड किया और कंक्लूड किया, अरे ये जो हीट किल्ड एस्ट्रेन है ये मरा तो है, ठीक है, ये एक्टिव तो नहीं है, लेकिन इसका कोई एक पार्ट ऐसा है जो लाइव आर स्ट्रेन में घुस रहा है और ये लाइव आर स्ट्रेन को हार्मफुल बना रहा है, नॉन हार्मफुल से हार्मफुल बना रहा है। तो इसको इन्होंने, ग्रिफिथ ने बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, देखो हीट किल्ड एस्ट्रेन तो सेफ था, लेकिन इवन दो ये हीट किल्ड एस्ट्रेन है, इसके अंदर से कुछ तो एक ऐसा मटेरियल है जो आर में जा रहा है। वैसे आर तो यूजुअली हार्मफुल नहीं होता, बट अभी ये पास हुआ है, कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो इसकी वजह से आर स्ट्रेन हार्मफुल बना है। तो दैट्स व्हाई माइस हैज बीन डेड हियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, फाइनली ही इंजेक्टेड बोथ, एज अ रिजल्ट माइस डेड, ग्रिफिथ वाज एबल टू आइसोलेट, हाँ तो आइसोलेट किया है यहाँ पे। तो कंक्लूड क्या किया, वही चीज यहाँ पे दी है, ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो हीट किल्ड का कोई यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल था ये ट्रांसफर हुआ लाइव आर में, तो लाइव आर क्या बन गया, नॉन विरुलेंट से विरुलेंट बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया लाइव आर से यस का विरुलेंस।
ठीक है, विरुलेंस मीन्स हार्मफुल नेचर, नॉन हार्मफुल से हार्मफुल हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो ग्रिफिथ ने बनाया। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक वर्क था जिसको ग्रिफिथ साहब ने किया था। तो इसी वर्क के बेसिस पे बहुत सारे और वर्क हुए हैं, जैसे मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट है, मैक्लॉड मैकार्टी है, फिर हर्शी एंड चेज ने किया था। तो ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंट था जो ग्रिफिथ ने हमको एक क्या कहते हैं फाउंडेशन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो दिस प्रोसेस, यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, व्हेन एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन मिक्स टुगेदर, non-virulent R strain of bacteria is transformed into virulent S strain bacteria. This is called transformation and it has been occurring by the transforming principle. ठीक है, तो ये कैसे हुआ? This has enabled R strain to synthesize smooth polysaccharide coat. मैंने बताया ना, जो R strain है इसके अतरफ में polysaccharide coat नहीं था, तो वो हार्मफुल नहीं था। अब आ गया है तो ये हार्मफुल बन गया है। ठीक है, सो ये हो गया, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। ओके, So Griffith's experiment was a turning point towards the discovery of genetic material. देखो बेटा, यहाँ पे हमको ये नहीं पता चला कि हाँ भाई जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये नहीं पता चला। हमको सिर्फ इतना पता चला कि कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ है, कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ है, सिर्फ इतना ही पता चला है हमको। नेक्स्ट आने के एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे हाँ भाई कुछ तो हुआ है, प्रोटीन या फिर डीएनए। फिर हर्शी एंड चेज में आप देखोगे प्रोटीन है या डीएनए है। तो ऐसे करते करते एट द एंड ऑफ हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट हमको पता चला हाँ जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो दिस एक्सपेरिमेंट फेल टू एक्सप्लेन द बायोकेमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री मतलब वही भाई डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है, वो इसने नहीं बता पाया था। द एग्जैक्ट बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वाज अननोन। इट कुड बी प्रोटीन, इट कुड बी कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम ये सारे चीज देखते जाएंगे। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आंसर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हिस्टोन्स आर रिच इन, हिस्टोन्स आर रिच इन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड लक्षदीप, सॉरी लक्षदीप। अस्था वेरी गुड, गायत्री, जैनवी वेरी नाइस बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चेतन बोरत नहीं बेटा, हिस्टिडीन और सिरिन नहीं है, बी है, लाइसिन और अर्जिनिन है। ठीक है, आप जाके आपको आज क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे मैंने आपको बताया आज की एनसीईआरटी में मैंने कुछ चीजें न्यूमेरिकल्स निकाले हैं। ठीक है, जैसे जो लेंथ ऑफ द डीएनए है उसका जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेट किया है, थोड़ा इकोलाई के बारे में है। ये सब चीजें हम लोग सैटरडे संडे की क्लास में करेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल बेटा। यूजुअली मैं ज्यादा टाइम लेती हूँ, हमेशा 5 मिनट एक्स्ट्रा लेती हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी रैप अप कर रही हूँ, 5 मिनट जल्दी। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू मुझे एकदम बहुत ज्यादा बुखार है, फिर भी मैंने कोप अप किया कि मेरी क्लास अच्छी जाए। आई डोंट नो, प्लीज लेट मी नो, बहुत बोरिंग तो नहीं थी। थोड़ा मेरा एनर्जी यूजुअली ज्यादा होता है, बट बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू क्या कर सकते हैं, नेचर। Okay, thank you so much, Beta. Thank you so much for your attendance here. If you have any doubts, please make sure to ask. Okay, I'll see you tomorrow. Bye bye. Bye, everyone. You're free to leave. You're free to leave. Thank you so much. Clear? Okay, Sakshi. अभी इससे ज्यादा हम लोग इन डेप्थ डिटेल में करेंगे जब हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में आएंगे। ठीक है साक्षी, जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में आएंगे तब आपको नए नए वर्ड्स दिखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत डिटेल में जाएंगे, अभी इस पे इतना डिटेल नहीं किया क्योंकि इतना बेसिक है। ओके, चलो। ओके एवरीवन, you can leave the call, you can leave the call.